हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये आपके यूनिट नंबर 1 मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है और जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया है, आज हम डिस्कस करेंगे पिछली क्लास में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको किन किन टॉपिक से रिलेटेड अब प्रैक्टिस कर लेना है, जो कल का गैप था उसमें। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सब लोगों के सामने है कि सर कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, एक्चुअली आपका जो सिलेबस है, जिस तरीके की चीज़ें उसमें गिवन हैं, उस तरह के सिलेबस या उस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कोई एग्जैक्ट एक सिंगल बुक आपको नहीं मिलेगी। मतलब आपको हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग अलग अलग बुक से कंटेंट को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वो पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। और ये आपके लिए पॉसिबल है नहीं कि आप इतनी सारी बुक्स को खरीद पाएं। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पिछली क्लास में जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ था, वैसे तो काफ़ी स्पेशल टाइप के 10 न्यूमेरिकल हमने कल की पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, बट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे, जिन टॉपिक को हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है ना। वैसे तो इससे बर्डन थोड़ा सा मेरे ऊपर बढ़ रहा है, ये काम आपका होना चाहिए था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे जो जो टॉपिक्स हम पढ़ें उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस को क्लास में ही कवर कर लें, ताकि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना रहे कि आप अब कौन सी बुक से ढूंढें और कहाँ से प्रैक्टिस करें। अगर आप इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होंगे वो, और थियरी के एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को आपको बार बार पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि थियरी में ही वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर दें, जो किसी भी न्यूमेरिकल का सबसे मेन कोर जो पॉइंट होता है, जहां पर न्यूमेरिकल फंसता है, वो चीज़ को हम थियरी में डिस्कस करते हैं। ऐसी मेरी कोशिश होती है। ठीक है ना। और अगर कोई बाई मिस्टेक छूट जाता है कोई पॉइंट, तो न्यूमेरिकल में वो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आज की इस क्लास में भी हम लोग आप देखेंगे कि जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ पिछली क्लास में, वो कितना ज़्यादा रिलेट करता है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मैक्सिमम, मस्ट बी मिनिमम, मस्ट बी कांस्टेंट, मे बी मैक्सिमम, मिनिमम आर कांस्टेंट। यानी आपको यह बताना कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके चारों ओर जो फील्ड बनेगा, उस फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, या इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। और आपको आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन की नंबरिंग के साथ में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो वो आप लिखेंगे 1 का ए या 1 का बी, ऐसे करके आपको रिप्लाई करना है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो भी हम यहां पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और डी और सी और बी भी आ रहा है आप लोगों का आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए को छोड़ करके बाकी तीनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था की कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था की कंडीशन क्या होती है कि जहां पर जिस कंडीशन में बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर साम्यावस्था। साम्यावस्था में किसी भी पिंड के ऊपर, सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो शून्य होता है। ठीक है। अगर बात कंजर्वेटिव फोर्स की करी जाए, तो आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंडीशन होता है कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आप इसको डेरिवेटिव के टर्म में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे ही लिखते हैं, माइनस में डी यू अपान में डी आर। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में डी यू अपान में
डी आर, और यहां से आपको मिल जाएगा डी यू अपान क्या, डी आर इज इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में एफ इक्वल टू 0 होता है और वहां से हमें डी यू अपान डी आर इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, अच्छा यहां से जब डी यू अपान डी आर को हम 0 रखते हैं तो जो हमें आर की वैल्यू मिलती है उस पर्टिकुलर आर के पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी कि कांस्टेंट होगी, ये पता करने के लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है पोटेंशियल के फंक्शन का। और सेकंड डेरिवेटिव जब हम इसका लेते हैं डी टू यू अपान डी आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो 3 तरह से पॉसिबिलिटी है। सेकंड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो 0 होगा। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो 0 होगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट आर पर यू की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, सॉरी मिनिमम होगी। तो ये हुई कंडीशन ऑफ मिनिमा, है ना, ये मिनिमा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा। और अगर ये सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन से अगर हम लोग चलें तो हमें पता चलता है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी था वो मिनिमम था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम था, और अगर फिर 0 आता है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट था। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मैक्सिमम और कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब ये आपका मिनिमम वाला केस आएगा, मतलब आपका जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब यू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब u की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए यानी 0 हो जाए, सॉरी u की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और सबका अगर डायग्राम हम बनाएं तो जो आपका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ये वाला केस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसको मीन पोजीशन से आप हटा करके छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर आपका पार्टिकल होगा और डिस्प्लेस करेंगे तो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आप कहीं भी इसको खिसका दीजिए वो अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पर और यहाँ पर तीनों ही केस में लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इतना नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन आपको पता होगा, और उसके अकॉर्डिंग 3 तरह की ये आपकी इक्विलिब्रियम होती है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये पूरा पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 29 हम सॉल्व करेंगे, और लास्ट का एक क्वेश्चन आपके लिए होगा सिंपल सा होमवर्क के तौर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है अ हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस है, रुका हुआ है, रेस्ट में था, और ये टूट जाता है 2 टुकड़े में। एक टुकड़े का नाम ए है और दूसरे टुकड़े का नाम बी है। मूविंग विथ वेलोसिटीज इन द रेशियो 8:27। जब ये टूटता है 2 टुकड़े में तो इनकी जो वेलोसिटीज का रेशियो है, इनके वेगों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है आपको v1/v2 इज इक्वल टू 8/27। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द पार्ट्स एज्यूम टू बी स्फीरिकल आर। अगर टूटे हुए टुकड़े को हम स्फीरिकल माने, गोलाकार माने, तो आपको इनकी रेडियस का रेशियो बताना, यानी आपको r1/r2 फाइंड आउट करना। ठीक है, ये नाभिक था आपका एक बड़ा सा, रेस्ट में था, और वो अचानक से टूट गया 2 टुकड़े में। दोनों टुकड़े अगर गोल गोल हों, गोलाकार हों, स्फीरिकल हों,
तो आपको इनके रेडियस का रेशियो बताना है, जबकि इनकी वेलोसिटीज का रेशियो दिया हुआ है v1/v2 इज इक्वल टू 8/27। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें अगर देखें, अगर आपको वेलोसिटीज का रेशियो दिया हुआ है तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये आपका रेस्ट में था और ये अचानक से टूट गया। कोई भी आपने बाहर से फोर्स नहीं लगाया है, ये एक न्यूक्लियर फेनोमेना हो रही है, एक नाभिकीय क्रिया हुई और ये अपने आप से टूट गया। और बाहर से अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया और ये टूट गया दो टुकड़े में, रेस्ट से ये मोशन में आ गया, तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करेगा। अगर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का कुल जो रेखीय संवेग होता है वो संरक्षित होता है। तो टूटने से पहले अगर इसका मोमेंटम जीरो था तो टूटने के बाद भी मोमेंटम जीरो ही होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, जो संवेग होगा, वो इक्वल और अपोजिट होगा, है ना। क्योंकि यहां पर टोटल मोमेंटम जीरो, तो यहां का भी टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट हो। तो आप कह सकते हैं कि इनके जो मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, और आपको वेलोसिटीज का रेशियो दिया हुआ है, तो आप देखिए वेलोसिटीज का रेशियो आप लिखेंगे v1/v2 इज इक्वल टू m2/m1, और v1/v2 पता है बट आपको r1/r2 चाहिए। तो मास से आपको रेडियस में जाना है और आप देखिए फार्मूला डेंसिटी का होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो यहां से अगर हम मासेस का रेशियो ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा m2/m1 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, यहां पर अगर हम m2/m1 कर लें तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहां से मिलेगा क्या, r2/r1 का होल पावर 3। तो हम यहां पर लिख सकते हैं r2/r1 का होल पावर 3, और v1/v2 की वैल्यू 8/27, क्यूब रूट दोनों साइड का ले लीजिए तो आपको r2/r1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से 2 आ जाएगा और यहां से 3 आ जाएगा, दैट इज 2/3, और r2/r1 की वैल्यू 2/3, तो r1/r2 की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का रेशियो आपको पता है और यहां लीनियर मोमेंटम होल्ड कर रहा है तो आप मास को वॉल्यूम और डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम को फिर रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि वर्क डन इन कैरिंग 2 कूलाम चार्ज इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर अराउंड अ चार्ज ऑफ 10 कूलाम इज। ठीक है, यानी आपको एक 10 कूलाम का चार्ज दिया हुआ है, यहां पर कोई 10 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, और इस 10 कूलाम के चार्ज के चारों तरफ अगर हम 3 मीटर रेडियस के एक सर्कुलर पाथ की बात करें, इस सर्कुलर पाथ पर अगर 2 कूलाम के चार्ज को एक चक्कर घुमा दें, है ना, वर्क डन इन कैरिंग 2 कूलाम चार्ज इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर वाले वृत्तीय पथ पर अगर 2 कूलाम चार्ज को हम लोग क्या करें, राउंड अ चार्ज ऑफ 10 कूलाम इज। तो अगर हम इस 3 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर 2 कूलाम चार्ज को एक राउंड घुमा दें, तो ऐसे में आपको किया गया कार्य या वर्क डन कैलकुलेट करना है, और इसके सेंटर पर यहां पर 10 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है ना। तो ये 3 मीटर रेडियस दिया हुआ है और यहां पर आपने जो चार्ज घुमाया है वो है 2 कूलाम का। ठीक है, अब इस सवाल को अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पर जाएंगे तो आप डर जाएंगे, आपको लगेगा कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि चार्ज को मूव कराने में किया गया वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू में V होता है, और V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। किसी चार्ज Q को पोटेंशियल डिफरेंस V में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो फार्मूला है W इज इक्वल टू Q इंटू में V, या तो आप ऐसे देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो आप ये फार्मूला लिखते हैं डेल्टा V इक्वल टू W/Q, तो यहां से आप कह सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू में डेल्टा V। और अगर आप इस पॉइंट से चले थे और वापस इसी पॉइंट पर आ रहे हैं, इसका मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना। इस चार्ज की वजह से जो भी यहां पोटेंशियल होगा, अगर आप वापस से घूम करके फिर यहीं पर आ रहे हैं
तो फिर से अगर आप उसी पॉइंट पर आ गए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हुआ आपका तरीका नंबर 1, ये पहला मेथड हुआ। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए ये है कि ये आपका एक चार्ज पार्टिकल, एक आवेश है, और ये भी क्या है, एक आवेश है, एक चार्ज है, और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, वो एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। ये आपको पता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कंजर्वेटिव या संरक्षी बल के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, इसके एग्जांपल्स में आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलाम वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और भी एग्जांपल्स आपने देखे थे, स्प्रिंग फोर्स, है ना, इसी में इंटर एटॉमिक फोर्स भी होता है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये सारे फोर्स आपके कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स का मतलब क्या, ये वो फोर्स होते हैं जिसके केस में जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जो किया गया कार्य होता है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पर, पॉइंट पर डिपेंड करता है ना। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ पर, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। और एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है तो कंप्लीट राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन 0 भी होता है। तो अगर यहां पर ये दोनों चार्ज हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, और कंजर्वेटिव के केस में एक क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आप चले थे और वापस यहीं पर आ गए, तो इस कंप्लीट राउंड ट्रिप में आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं। और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो एक राउंड ट्रिप में एक क्लोज्ड पाथ में जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx इक्वल टू बीटा एक्स पावर -2n। एक कोई पार्टिकल है जो एक सीधी रेखा में वन डायमेंशनल मोशन करता है और उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है ये इस फार्मूले से आपको दिखेगा, v इज इक्वल टू बीटा एक्स पावर -2n। यानी ये जो आपका वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस पोजीशन x के साथ वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ x। यानी आपको पार्टिकल का त्वरण पता करना है, एक्सीलरेशन पता करना है, वो भी x के पदों में, x के रूप में। अगर कण का वेग आपको दिया हुआ है और ये वेग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो जो त्वरण या एक्सीलरेशन आएगा उसको आपको बताना कि इन चारों में से कौन है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही क्लियर इन्होंने बोल दिया है कि वेलोसिटी इन्होंने दिया हुआ है, आपको एक्सीलरेशन निकालना है। अब देख लीजिए, वेलोसिटी अगर दिया हुआ है इन्होंने और अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो इससे आसान और क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। वेग का अगर हम एक बार समय के साथ डिफरेंशिएशन कर दें तो त्वरण मिलता है। और ये जो dv बाई dt है आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपका जो यहाँ v है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, पोजीशन का फंक्शन है। आपका जो वेग है वो x का फंक्शन है, ना कि t का। अगर ये t का फंक्शन होता तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाते, लेकिन ये आपका पोजीशन x का फंक्शन है, इस वजह से डिफरेंशिएशन भी x के पदों में ही करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा कि dv बाई dt दिख रहा है, आप इसको करिए dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई, और जो अपान वाला dt है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लीजिए। और जैसे ही आप ये चीज़ करते हैं अब आपको तुरंत ही समझ में आता है कि पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करें, है ना, स्थिति का समय के साथ अगर हम अवकलन करते हैं, ये वेग देता है तो ये हो जाएगा v, और उसके बाद यहाँ पर क्या dv बाई dx। और अब देखिए dv बाई dx है, मतलब v का x के साथ आपको अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं और v को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो a इक्वल टू, हम अभी इसको v लिखते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, dv बाई dx यहाँ से देख लीजिए, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके सीधे लिखिए। बीटा एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, x के पावर n टाइप का है तो जो n होता है वो सामने आता है
और फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो -2n -1 हो जाएगा। और ये जो v है इसकी वैल्यू भी आप रख लीजिए यहाँ पर। v की वैल्यू कितनी है, ये है बीटा x पावर -2n। यहाँ पर क्या है, बीटा और माइनस में 2n, यहाँ पर लिख लीजिए बीटा माइनस में 2n x पावर -2n -1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीटा इंटू बीटा करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। x पावर -2n है और यहाँ देखिए -2n है तो माइनस को यहाँ लिख देते हैं और बीटा स्क्वायर और 2n हो जाएगा ये साथ में, और x के पावर -2n और x के पावर -2n -1 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो -2n -2n -4n और माइनस में 1 इज इक्वल टू एक्सिलरेशन। ठीक है, यानी एक्सिलरेशन आ जाएगा -2n बीटा स्क्वायर x पावर -4n -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर x पावर -4n -1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल कोई बहुत स्पेशल नहीं था, बस इतना ही है कि आपको इस स्टेप से इस स्टेप तक पहुंचने का ये चीज आपको क्लिक करना चाहिए, और अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर आप यहीं पर अटके रह जाएंगे, फिर इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव फोर्स एफ कैन बी रिप्रेजेंटेड वेयर सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग। आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इस तरह के सवालों का आप बहुत विशेष ध्यान रखें कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम सारी बातें यहाँ आपको रिकॉल करा दें। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि वो फोर्स, वो बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ये सिर्फ डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है वर्क डन। ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एक कंप्लीट राउंड में किया गया वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जीरो होता है। तीसरी बात यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के टर्म में लिख सकते हैं, ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो जीरो के बराबर होता है। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, अगर आपको ये चेक करना है, आप उसका कर्ल निकालिए, अगर जीरो आ जाता है तो वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। और इसी चीज का कंक्लूजन आगे निकालने पर आपको पता है मिलता है क्या, अगर इसके एफ के 3 कंपोनेंट एक्स वाई और जेड वाले कंपोनेंट हो तो आप बोलते हैं डेल एफ एक्स अपान डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपान में डेल एक्स। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन डेल एफ वाई अपान में डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड और अपान में डेल वाई, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी देखिए एक्स और वाई हो गया, वाई और जेड हो गया, अब बचा जेड और एक्स, तो यहां लिखेंगे डेल एफ जेड अपान डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स और यहां पर डेल जेड। ये 3 कंडीशन जो भी सेटिस्फाई करता है वो फोर्स आपका कंजर्वेटिव होगा, और जो नहीं करता है वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे चेक कर लीजिए, आप चाहे तो ऐसे चेक कर लीजिए। ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव के लिए ये इतनी बातें आप ध्यान रखें। यहां पर F इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेडियंट होता है, तो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, ये सिंपल से सवाल है लेकिन आपको ध्यान रखने हैं आपके एग्जाम के लिए। अ पार्टिकल हैज पोटेंशियल एनर्जी दिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी। 2 तरह के सवाल आते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे करके फोर्स पूछा जाता है, या आपको फोर्स दे करके पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है। और आपको पता ही है कि वो कौन सा फोर्स होगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज नहीं होती है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स की बात करी जाए, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी चल रही है। यहां आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और आपसे फोर्स पूछा जा रहा है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ये F इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम डिफरेंशियल के फॉर्म में अगर लिखें तो आपको पता है कि 3 डायमेंशन में ये डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब ये होता है ना, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड और यहाँ पर क्या के कैप। इस चीज को अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये क्या मिलता है हमें, माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप और माइनस में डेल यू बाई डेल वाई जे कैप और माइनस में डेल यू बाई डेल जेड और के कैप। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो जेड वाले टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना।
z के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो यहाँ मिलेगा नहीं। ठीक है, बाकियों को चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स और u की वैल्यू कितनी है k बाई टू एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। अब बताइए कि ये जो पूरा फंक्शन है अगर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और y स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y तो एज अ कांस्टेंट 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो हम यहां पर सीधे इसकी अगर वैल्यू लिखें f इक्वल टू ये माइनस और डेल यू अपान डेल एक्स की अगर हम यहां से वैल्यू निकालें, इसको डेल यू अपान डेल एक्स निकालें तो ये कितना आ जाएगा, ये यहां से आएगा k बाई टू और ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 0 और इस 2 से ये 2 कैंसिल तो k इंटू एक्स आ जाएगा। तो माइनस हमने लिख दिया और इसकी वैल्यू रख दिया k इंटू में x और उसके साथ में i कैप, फिर माइनस लिख दिया। अब डेल यू अपान डेल वाई निकालना है, मतलब इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू, अब फिर से यहाँ पर k बाई टू, ये कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का आंसर 2y हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल ky आ जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ गया ky, तो ये माइनस था और ky और उसके साथ में क्या j कैप। आप यहाँ से माइनस k को कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा xi कैप प्लस y j कैप। ये हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स F की वैल्यू, ठीक है ना, वेक्टर के फॉर्म में। तो माइनस में k xi कैप और y j कैप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीट होता रहता है एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी का, जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि जो फोर्स है वो x के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो सेम ही सवाल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना आपको आता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है a माइनस में बी एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए ये सीधा सीधा सिर्फ x का फंक्शन है, इसमें y और z कुछ नहीं है ना, y और z नहीं, सिर्फ x का फंक्शन है। तो आपको पता है f इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपने इसको लिखा कैसे, आपने इसको लिखा माइनस में डेल यू अपान डेल एक्स आई कैप और फिर माइनस में डेल यू अपान डेल वाई जे कैप, फिर आया माइनस में डेल यू अपान डेल जेड और के कैप। लेकिन यहां पर जो आपको पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा आपको और ये वाला भी नहीं रहेगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। और आपको जो फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, यानी ये देखिए आई कैप जो है वो डायरेक्शन के लिए है कि ये जो वेक्टर एफ है वो एक्स डायरेक्शन में होगा और निगेटिव मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू की सिर्फ बात करें तो आप यहां पर लिखेंगे एफ इक्वल टू माइनस में डेल यू अपान में डेल एक्स, है ना, और ये एक्चुअली यहां पर आपको डी यू अपान डी एक्स लिख देना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप देखिए u की वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, माइनस में डी डी एक्स और u की जगह पर लिखेंगे a माइनस में बी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लीजिए तो आपको मिलेगा f इक्वल टू a एक कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और b एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, तो 2 इंटू बी इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका फोर्स का एक्सप्रेशन। और आपसे ये पूछा गया कि फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको बताना है। साफ साफ पता चल रहा है कि F प्रोपोर्शनल टू x, यानी जो फोर्स है वो पोजीशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल टू x वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शुरुआत में थोड़े से हमने मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं जो खास करके आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा ये, लेकिन आगे चल के अभी हम स्कैटरिंग, क्रॉस सेक्शन और रॉकेट प्रपोल्सन के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे आगे उसको। अगला सवाल जैसे यहां पर देखिए क्या है कि अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी अगर 2 मीटर की हाइट से किसी बॉल को गिराया जाए, रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, 2 मीटर की हाइट से गिराया गया और वापस रीबाउंड होकर के सिर्फ 1.5 मीटर की हाइट तक गया, इतना हाइट नहीं चढ़ पाया। तो कह रहे हैं कि आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड देन द परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस इज। आप देखिए कि ये बॉडी जो यहां से गिरी थी, जब ये 2 मीटर की हाइट से गिरी थी तो यहां से जब ये वापस गई तो सिर्फ 1.5 मीटर गई। इसका मतलब कि इसके पास अभी उतनी एनर्जी नहीं रही जितनी यहां से गिरते टाइम थी। अगर उतनी एनर्जी होती तो ये वापस से फिर से यहां तक जाती, है ना।
यानी ये जो कोलिजन हो रहा है, ये जिस तरह का प्रोसेस हो रहा है, इसमें गिरने के बाद इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ये इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। और एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, तो आपको पता है कि हाइट से, हाइट के ऊपर अगर हम एनर्जी की बात करें तो हाइट के ऊपर डिपेंड करने वाली एनर्जी, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपका ये बॉडी यहाँ पर था तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था उसको हम U1 बोल देते हैं, और जब ये यहाँ से अब यहाँ तक गया, अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम U2 बोल देते हैं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो गई या इसकी एनर्जी कितनी कम हो गई, अगर हमें वो लॉस निकालना है तो हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अपान इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इंटू में क्या 100, है ना। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं लॉस इन एनर्जी को। और लॉस का मतलब क्या, लॉस का मतलब पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो U2 माइनस U1 और अपान में U1 और इंटू में 100। और U का फार्मूला आपको पता ही है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, जैसे कहते हैं असली मसाले सच सच mgh, ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U इक्वल टू mgh। तो यहां पर अगर हम U2 वाली हाइट की बात करें, इस हाइट को हम बोल देते हैं H2, और जो यहां पर जो हाइट थी U1 वाली उसको हम बोल देते हैं क्या H1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, U2 की जगह पर लिखेंगे mgh2 माइनस U1 की जगह पर mgh1, और अपान में U1 की जगह पर हो जाएगा mgh1 और इंटू में 100। mg हर जगह से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। H2 की वैल्यू जो दूसरी वाली हाइट है, जो दूसरी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा ही लिख दिया यहाँ पर, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है यहाँ एनर्जी कम है ना, तो ये U1 मतलब पॉजिटिव डिफरेंस करना है, U1 माइनस U2 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ 1 लिख लेंगे और यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा थी यहाँ एनर्जी कम थी, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, U1 माइनस U2 होगा। ठीक है, तो H1 माइनस H2 अपान H1, और H1 की वैल्यू है 2 और H2 की वैल्यू है 1.5, और फिर से H1 की वैल्यू है 2, और ये इंटू में 100 परसेंटेज में आंसर आएगा। तो 2 माइनस 1.5 करेंगे तो 0.5 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/20 बन जाएगा, और ये आपका इंटू में क्या 100, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%, यानी 25% एनर्जी लॉस हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड vf इन टाइम tf। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m था और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। शुरुआत में जब चलना स्टार्ट हो रहा था, मतलब जब प्रोसेस शुरू हो रहा था, तो उस टाइम ये रेस्ट में था। tf टाइम के अंदर इसकी जो वेलोसिटी हो गई है वो क्या हो चुकी है, vf हो चुकी है। तो अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो आप कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट में था m मास वाला ऑब्जेक्ट, फिर कोई टाइम हुआ, एक टाइम कौन सा tf टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई vf। अच्छा, अभी ये ऑब्जेक्ट आगे भी हो सकता है और चलता रहे और टाइम तक चले, तो कोई एक जनरल टाइम हम ले देते हैं कि चलिए आगे अगर और ये चलेगा t इज इक्वल टू t की बात करें, वहां कुछ वेलोसिटी v अलग होगी, हमें उससे अभी ज्यादा मतलब है नहीं, हमें ये दिया हुआ है कि tf टाइम में इसकी वेलोसिटी vf हो गई है। तो आपको ये बताना कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्मॉल t इन टर्म्स ऑफ vf एंड tf इज, यानी हमें ये बताना है कि वर्क डन पता करना है, t टाइम में वर्क डन पता करना है जिसमें ये और ये भी आना चाहिए, है ना। t टाइम में, टोटल t टाइम में, और वो t इस वाले t से अलग है। करें कि t टाइम में किया गया वर्क डन कैलकुलेट करिए, और वो वर्क डन जो आए वो vf और tf के पदों में आना चाहिए, इसके टर्म में आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, आपने एक चीज पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक पढ़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने पढ़ा था कि वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, चाहे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, किसी भी पिंड के ऊपर जितने भी तरह के बल लगते हैं उन सभी बलों की वजह से किया गया कार्य या वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीमेंट या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां जरा चेंज की बात कर लीजिए, यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यहां से अगर हम यहां की बात करें, ऑब्जेक्ट आपका यहां से यहां तक पहुंचा हुआ है, तो आप देखिए यहां पर आपका हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करेंगे, ठीक है,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वैसे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें टोटल, देखिए टी टाइम लेना है ना, टोटल टी टाइम में वर्क डन है, तो हमें यहाँ तक की बात करनी होगी कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ गया तब की बात, ठीक है। तो टोटल टी टाइम में किया गया जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो W इज इक्वल टू हो गया 1/2m इंटू वी का स्क्वायर, ये इक्वेशन आप बना लीजिए। और यहां से लेकर यहां तक के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला इक्वेशन। अगर यहां से यहां तक के लिए यूज करें तो हम बोल सकते हैं इस V की जगह पर VF, U की जगह पर 0, A की जगह पर A, और जो टाइम यहां से यहां तक लगा है उस टाइम को हम बोलेंगे TF, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये जो केस है VF और TF का, वो बीच का कोई स्टेप है। फाइनली आपका ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक चलना है, कितने टाइम का वर्क डन निकालना है, T टाइम का आपको वर्क डन निकालना है। और इस T टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी हमें नहीं पता है, उसी का नाम हमने स्मॉल v रखा हुआ है। लेकिन हमारे आंसर में हमें ये स्मॉल v नहीं चाहिए, हमें हमारा आंसर इस VF और इस TF के पदों में चाहिए। तो अभी तक वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया, लेकिन हमें किसी भी तरीके से इस V को रिप्लेस करना है ना, इस V को रिप्लेस करना है। तो V को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए इस V को रिप्लेस करना है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक रास्ता है कि ये V इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना, V इक्वल टू यू प्लस AT, V इक्वल टू यू प्लस AT। अगर हम इस पूरे टाइम के लिए बात करें तो यहां पर U की वैल्यू 0 रख देंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा A और ये टोटल टाइम T, ठीक है। और इस V की जगह पर हम A इंटू टी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू मास और V की जगह पर A इंटू टी, दैट इज A स्क्वायर और T का स्क्वायर। और हमें अब क्या करना है, हमें इसमें VF और TF को ले आना है, तो हम ये एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा A इक्वल टू क्या, VF और अपान में TF। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। A की जगह पर ये हो जाएगा 1/2 इंटू मास और एक्सेलरेशन का स्क्वायर यानी VF और अपान में TF का स्क्वायर, और ये हो जाएगा टोटल टाइम जितने में वर्क डन आपने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। W इक्वल टू 1/2m VF अपान TF होल स्क्वायर इंटू में T स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी, ये आपको बताना है। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक बहुत फेमस रिलेशन है जो आपको याद होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपान में 2 इंटू में मास। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का, ठीक है ना। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ मास के रेशियो का, मोमेंटम के रेशियो का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, और यहाँ पर भी परसेंटेज में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो अगर मोमेंटम को 50% बढ़ाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी आपको ये बताना है। तो मान लीजिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2, इनिशियल मोमेंटम P1 और फाइनल मोमेंटम P2, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और उसको आप इनिशियल से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिलेट, मतलब आप इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। और K2 माइनस K1 अपान K1, और K की जगह पर आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे P2 स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स ऑफ M, और K1 की जगह पर P1 स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स M, और डिवाइडेड बाई K1 की जगह पर आप लिखेंगे P1 स्क्वायर अपान 2 टाइम्स M, और इनटू में 100 हो जाएगा। ये 2m हर जगह से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर और अपान में P1 स्क्वायर इंटू में 100। और ये जो P2 है वो कितना है, सवाल में करेंगे मोमेंटम कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम से 50% और बढ़ गया, तो यानी फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम का 50%, 50% मतलब 50/100, ये 1/2 आएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो 3p1/2 आएगा। यानी जो फाइनल मोमेंटम है P2 वो इनिशियल मोमेंटम का 3/2 टाइम्स होगा। तो जहां P2 लिखा है वहां पर आप 3/2 P1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 P1 स्क्वायर माइनस में P1 स्क्वायर और अपान में P1 स्क्वायर इंटू में 100, और P1 स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो जाएगा।
तो आपको मिल जाएगा सिंपल सा परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9/4 - 1 और इंटू में 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 9 - 4 करेंगे 5 हो जाएगा, तो 5/4 इंटू में 100 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 125%, यानी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मोमेंटम को 50% बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 125 गुना बढ़ जाएगा। 125 गुना मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी वो रहेगी, प्लस उसका जो 1/4 होगा वो उतना और ऐड हो जाएगा, है ना। 25% का मतलब TF/TF²। अच्छा, ठीक। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन तो सही हुआ था। यहाँ पर मुझे लगा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल ठीक करें आप लोग, ठीक है। सॉल्यूशन सही था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वहाँ पर स्क्वायर था तो वो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है। बाकी सब कुछ सिमिलर था, तो ये कंफ्यूजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है फर्स्ट बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी u कोलाइड्स हेड ऑन विथ द सेकंड बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट। If the coefficient of restitution is small e, then the ratio of the velocity of the first and the second ball after the collision is। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर ये बहुत लेंदी चला जाता है। इसमें देखिए क्या है कि एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है, ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम वाइज अगर समझें तो ये मास m हुआ, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। करें कि ये कोलाइड करता है, सीधे जाके कोलाइड करता है किससे, सेकेंड बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट। दूसरा वाला जो बॉल है उसका भी मास m ही है, लेकिन ये रेस्ट में है और उससे जाकर के ये टकरा जाता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर इनका जो टक्कर है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो स्मॉल e है, तो करें कि रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉल आफ्टर द कोलिजन इज। टकराने के बाद, अगर ये टकरा गए तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी को हम v1 बोल देते हैं और जो दूसरा वाला है उसकी वेलोसिटी को हम v2 बोल देते हैं। हमें इनके इन वेलोसिटीज v1 और v2 का रेशियो पता करना है। ठीक है, v1 और v2 का रेशियो पता करना है। तो इस कोलिजन में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं, चाहे ये कोलिजन इलास्टिक हो चाहे ये कोलिजन इन इलास्टिक हो, क्योंकि टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में कंजर्व होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, और अगर इलास्टिक नहीं है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। लेकिन मोमेंटम तो हर तरह के कोलिजन में कंजर्व होता है, ये बात आपको पता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग आपस में बराबर होगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो हम यहां कह सकते हैं टकराने के पहले का कुल मोमेंटम, अब देखिए इसका वेलोसिटी 0 है, इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, फिर प्लस में मास इंटू में वेलोसिटी, ये 0 इज इक्वल टू, फिर यहां पर देखिए, और हम सबको सेम डायरेक्शन एज्यूम करके चल रहे हैं, मास इंटू में वेलोसिटी यानी m इंटू में ये हो जाएगा आपका v1 प्लस दूसरे वाले का मास इंटू वेलोसिटी यानी कि m इंटू v2। n से m यहां कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल टू आपको मिल जाएगा v1 प्लस क्या v2। तो ये पहला रिलेशन आपने निकाल लिया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरा रिलेशन आप बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। अगर फार्मूला आपको पता हो, ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसका फार्मूला स्मॉल e इज इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपान रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसका जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं जब सभी के सभी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऐसे में ये रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है सेपरेशन वाला v2 माइनस v1 और अप्रोच वाला फार्मूला u1 माइनस u2। अब यहां पर ये u1 है और ये u2 है, तो u1 तो u है लेकिन u2 जो है वो 0 है। ठीक है, और v2 माइनस v1 तो ठीक है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या, यहाँ u लिखेंगे और माइनस में 0 इज इक्वल टू स्मॉल e के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u इंटू में स्मॉल e, दैट इज e इंटू में u। इसको आप मान सकते हैं कोई इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, इसको हम मान सकते हैं कोई इक्वेशन नंबर 2। और बस अब आपको क्या करना है, v2 माइनस वी मिल गया और v2 प्लस वी मिल गया, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो v1 और v2 का रेशियो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको और इसको ऐड करना होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए प्लस में v1 और माइनस में v1 कैंसिल हो जाएगा और v2 और v2 मिलाकर 2v2 बनेगा और दूसरे साइड u प्लस eu मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप लिखेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद सीधा आएगा 2v2 इज इक्वल टू u प्लस eu, u प्लस eu, और u को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस e है ना, इसको हम सीधे लिख देते हैं 1 प्लस e इंटू में u, ये आपको मिलेगा। तो आप यहां से v2 इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस e और अपान में 2 और इंटू में u, ये आपको v2 का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कब, जब आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तब। और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, v1 प्लस v2 है और इसको माइनस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा और प्लस वाला v1 और प्लस वाला v1 ऐड हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ v1 इज इक्वल टू u में से आपने इसको माइनस किया है तो u माइनस eu हो जाएगा, u को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस में e इंटू यू हो जाएगा। यहां से आपको v1 मिल जाएगा कितना, 1 माइनस e अपान 2 और इंटू में u। और आप देख लीजिए आपको v1 का एक्सप्रेशन जो मिला, आपको v2 का जो एक्सप्रेशन मिला। अब आप इनका रेशियो आराम से ले लीजिए, u और 2 दोनों में कॉमन है तो v1 अपान v2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस e अपान में 1 प्लस ई। यहां से आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई अपान में 1 प्लस ई। और आप इसको एज अ रिजल्ट याद भी कर सकते हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट आप इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h ऑन अ प्लेन इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्लेन इज स्मॉल e एंड इफ द बॉल हिट्स ग्राउंड 2 टाइम्स द हाइट अप टू विच इट रीचेज आफ्टर 2 जंप्स। ठीक है, करें कि इसमें अगर एक किसी बॉल को h हाइट से नीचे गिराया जाए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो सरफेस का है वो स्मॉल e है, बॉल जो है जमीन पर अगर 2 बार टकराए तो दूसरी बार टकराने के बाद वो कितनी हाइट पर ऊपर जाएगा, ये आपको बताना है। फार्मूला आपको याद होगा, हमने आपको रीबाउंड होने पर 2-3 फार्मूले बताए थे पिछली क्लास में, एक वेलोसिटी का था, एक हाइट का था और एक टोटल टाइम का, कितने टाइम तक चलने के बाद वो रुक जाएगा। हम तीनों फार्मूले यहाँ पर आपको याद दिला दें। जैसे आपने देखा था Vn इज इक्वल टू ई पावर n इंटू में v0, ये फार्मूला था वेलोसिटी का कि n टाइम्स रीबाउंड होने के बाद क्या वेलोसिटी होगी, ये इसका फार्मूला है। और हाइट का फार्मूला आपने देखा था hn इज इक्वल टू ई पावर 2m इंटू में h0, n टाइम्स रीबाउंड होने के बाद कितनी हाइट तक ये बॉल ऊपर रीबाउंड करेगा, ये उसका फार्मूला था। और कितनी देर बाद वो रुक जाएगा, मतलब रुकने से पहले कितना समय लग जाएगा, तो t इक्वल टू ये फार्मूला था आपका √2h0 अपान में g, और यहां पर आता है 1 प्लस ई और अपान में 1 माइनस ई। ये आपका हो गया रुकने से पहले टोटल कितना टाइम लगेगा उसका ये फार्मूला है। तो यहां पर हमें हाइट का केस देखना है कि अगर कोई बॉल किसी हाइट से गिरे और ये जमीन से टकराए, फिर ये ऊपर जाएगी, है ना, और फिर ऊपर जाने के बाद ये फिर से वापस से नीचे गिरेगी और फिर ये ऊपर जाएगी। तो आपसे ये वाली हाइट पूछी जा रही है। तो ये हाइट आपकी h0, ये वाली हाइट आपकी h1 और ये वाली हाइट आपकी h2। 2 बार जमीन से टकराने के बाद देखिए गिरी, टकरा करके वापस गई, और उसके बाद जब गिरेगी फिर टकरा करके जब वापस जाएगी, तो आपको h2 की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। और h2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया होगा, फिर ये ऊपर गया होगा, तो हम बगल में उसको दिखा रहे हैं। आप ये मत काउंट करिएगा 3 बार हो गया, एक बार जमीन पे गिरा, फिर ये ऊपर उठा, तो जो ऊपर उठा उसको हम बगल में दिखा रहे हैं कि हाँ ये ऊपर उठा। ये वाला टक्कर और ये वाला टक्कर सेम ही है, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर जब उठा तो दोबारा से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर उठा, तो जब नीचे गिरा था, टकराया था, उसके बाद ऊपर उठा था, उसको हम बगल में दिखा रहे हैं। तो ये सेकंड टाइम्स टक्कर ये हुआ है आपका h2। तो अगर आपको h2 निकालना है 2 बार के कोलिजन के बाद, तो आप देखिए यहाँ से n की वैल्यू सिंपल सी बात है 2 रख लीजिए, तो h2 इक्वल टू ई पावर 2 इंटू 2, और इनिशियल जो हाइट है वो आपका क्या है, h दिया हुआ है सवाल में, तो हम h0 की बजाय h लिख लें, तो h2 इक्वल टू हो जाएगा ई पावर 4 इंटू में स्मॉल h। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ई पावर 4 इंटू स्मॉल h, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13।
पार्टिकल मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विथ इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर स्टेशनरी पार्टिकल बी, दे फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटीज, द मास रेशियो विल बी। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के साथ जो कि स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, ये पार्टिकल का नाम है ए और ये वाले पार्टिकल का नाम है बी। ये चल रहा है, ये रुका हुआ है, तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 को u बोल देते हैं और इसकी फाइनल वेलोसिटी सॉरी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 को हम 0 बोल देते हैं। फिर क्या होगा, टकराने के बाद क्या हो रहा है, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब ये इससे टकराएगा तो अपोजिट का मतलब ये वापस चला जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो कुल मिला के होगा क्या कि टकराने के बाद जो पहला वाला आपका बॉडी है वो इधर की तरफ जाएगा ए, और जो बी है वो आपका इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर वाले के ए की इधर वाली वेलोसिटी जो है उसको हम वी ए बोल देते हैं और इसके इधर वाली वेलोसिटी को हम क्या बोल दे रहे हैं, वी बी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर यूज करें तो टकराने से पहले टोटल मोमेंटम बराबर टकराने के बाद टोटल मोमेंटम, तो फार्मूला क्या बनेगा, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, ऐड करेंगे m इंटू में u, है ना, m इंटू में u, मास तो वैसे दिया नहीं है सवाल में, अच्छा मास ही निकालना है, मास का ही रेशियो निकालना है, तो इसको हम बोल देते हैं ma, मास इंटू वेलोसिटी u प्लस मास ऑफ सेकेंड बॉडी और इसकी वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए यहां पर इसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और इसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और हमने इन दोनों की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन लिया था। तो अगर ये बॉडी जो ए है वो इधर की तरफ वी ए स्पीड से चल रही है तो इधर की तरफ अगर हम इसकी वेलोसिटी को ले लें तो ये हो जाएगा माइनस में वी ए, है ना, हम सेम ही डायरेक्शन में सबको ले रहे हैं। तो टोटल मोमेंटम निकालने के लिए आप देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब ऐड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में रहेगा, तो आप लिखेंगे मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए और प्लस मास ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और यहां से आप देखिए आपका एक इक्वेशन बन गया एम ए यू इज इक्वल टू, यहां पर आएगा माइनस में एम ए वी ए और प्लस में एम बी वी बी। इसको आप मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, चूंकि ये कोलिजन हमारा एक इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 1 लेते हैं और ये जो फार्मूला आपका है ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज v2 माइनस v1 और अपान में u1 माइनस u2। लेकिन ध्यान रहे कि ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब चारों की चारों वेलोसिटीज का डायरेक्शन सेम होता है। जब चारों की चारों वेलोसिटीज का डायरेक्शन सेम इधर या सेम इधर लेते हैं, जब चारों सेम डायरेक्शन में होते हैं तब ये फार्मूला हम यूज करते हैं। यहां चारों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये तो फिलहाल 0 ही है और बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन ये जैसा होना चाहिए इस फार्मूले के लिए उसके बिल्कुल अपोजिट है, वी ए इधर है, तो इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस वी ए। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपका v2 हुआ करता था और ये v1, तो ये जो v1 होता था जब उधर रहता था तब ये v1 लिखते थे, अभी इधर की तरफ va है और उधर की तरफ माइनस हो रहा है, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे क्या, v2 का मतलब vb और माइनस v1 की बात अगर उधर की तरफ हम लें तो ये माइनस में va हो जाएगा, डिवाइडेड बाई u1 का मतलब यहाँ u है और माइनस में 0, और इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू हम 1 रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ से u इज इक्वल टू कितना, va प्लस में vb, है ना, आपको u का एक्सप्रेशन मिल जाएगा va प्लस में vb और ये वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, u की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो u की वैल्यू जब आप यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका ma और u की जगह पर va प्लस vb इज इक्वल टू कितना है, माइनस में ma और va और प्लस में MBVB। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सवाल में बोल रहा है कि दोनों पार्टिकल भले ही अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं लेकिन इक्वल वेलोसिटी से। ये VA और VB की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, और अगर बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है तो जो VA प्लस VB है हम इस VB को भी VA बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ VA, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स VA और ये आके इसमें ऐड हो गया 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स MAVA इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा क्या, MV और VB की जगह पर भी VA लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मासेस का रेशियो आपको मिलेगा MA अपॉन MB इज इक्वल टू 1/3।
ठीक है, मासेस का रेशियो आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सवाल में एक बहुत ही स्पेशल चीज थी, वो ये कि यहां पर माइनस क्यों आया। तो आपको इसके लिए ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला यूज होता है, ये उस केस में यूज होता है जब u1 वेलोसिटी, u2 वेलोसिटी, इसका v1 वेलोसिटी और इसका v2 वेलोसिटी सब सेम डायरेक्शन में होते हैं। तब हम बोलते हैं कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन यहां जो हमारा v1 था वो इधर की तरफ, अगर v1 था तो फिर इधर की तरफ ले जाएंगे फार्मूले को यूज करने के लिए, तो माइनस v बन जाएगा, और उसी वजह से हमने यहां पर माइनस वाला टर्म यूज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें से कौन नॉन कंजर्वेटिव है। आपको पता ही है कि एयर रेजिस्टेंस जो होता है और विस्कस ड्रैग जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होते हैं। बाकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, है ना। और आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई भी फोर्स जो इस तरह का होगा K/R⁴ टाइप का, ये होता है एक्चुअल में सेंट्रल फोर्स का नेचर। सेंट्रल फोर्स हमेशा, है ना, पॉइंट, जिस पॉइंट की ओर फोर्स का डायरेक्शन होता है, जिससे दूर होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट या अवे फ्रॉम द पॉइंट, हमेशा उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रल फोर्स का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो आप ऐसा लिख सकते हैं, R⁴ की जगह पर 2, 3, 1 कुछ भी आ जाए, ये इस तरीके का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो सेंट्रल फोर्स का होगा। और आपको पता है कि सभी के सभी जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं। ये हम लोगों ने कल प्रूफ किया था, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के लिए हम जब कर्ल निकालते हैं सेंट्रल फोर्स का तो वो 0 आता है, और किसी भी फोर्स का अगर कर्ल 0 आ जाए तो फिर वो कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये तीनों हमने जो टिक किया था वो कंजर्वेटिव थे, लेकिन हमसे नॉन कंजर्वेटिव पूछा गया था। विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन जो है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन बिटवीन। किन दोनों के टक्कर को हम इलास्टिक कोलिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं। हमने कल के थियरी वाले पॉइंट में ही आपको ये मेंशन किया था कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एटॉमिक और न्यूक्लियर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच का जो कोलिजन होता है वो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। और अगर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन की, तो कोई भी जो बड़ी बॉडी होती, ग्रॉस बॉडीज होती हैं, ग्रॉस बॉडीज के बीच का जो कोलिजन होता है वो आपका इन इलास्टिक कोलिजन होता है। और इसमें भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई जो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन कर रही हैं, अगर वो मिल करके चिपक करके एक हो जाएं तो इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और साथ ही साथ आप याद रखिए कि अगर कोई कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक है, अगर कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 1 होती है। अगर कोई कोलिजन आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 0 होती है। और अगर कोई कोलिजन ऐसा है जो कैसा है, जो आपका पार्शियली इलास्टिक है, यानी ना तो पूरी तरह से इलास्टिक है और ना ही, तो ये पार्शियली इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें तो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है, ये 3 केस आप याद रखिएगा कि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है। बाकी ये एग्जांपल भी, ग्रॉस बॉडीज का कोलिजन इनइलास्टिक होता है और बहुत ही छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो जो बेस्ट एग्जांपल होगा इलास्टिक कोलिजन का, आप देखिए ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी में मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 में करें कि इन दी मोशन ऑफ अ रॉकेट, अब यहां से स्टार्ट होता है एक दूसरे तरह का सवाल जो कि आपने लास्ट में पढ़ा था, रॉकेट प्रोपोर्शन और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के ऊपर, है ना। तो इनके ऊपर कुछ यहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, कुछ इस तरह से थियरी फार्मूले के ऊपर भी सवाल है। करें कि इन दी मोशन ऑफ अ रॉकेट फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंजर्व्ड। तो आपको पता है कि जो आपका रॉकेट होता है वो लीनियर कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होता है। और वो अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको हम जेट, एक आपका होता है ना जेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ जेट,
जेट का प्रिंसिपल हमने आपको कल बताया था कि इसमें ये जो थ्रस्ट होता है नीचे की तरफ, ये जितनी स्पीड से जो आपका यहाँ से फ्यूल निकलता है उसी को हम लोग जेट बोलते हैं। तो ये जेट प्रपोल्सन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, या फिर कह लीजिए लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो रॉकेट के प्रपोल्सन में कह रहे हैं कि रॉकेट की मोशन में कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है। लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। फ्यूल का नीचे की तरफ मोमेंटम और रॉकेट का आगे की तरफ या ऊपर की तरफ मोमेंटम दोनों इक्वल होते हैं, इसी पर यह बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहे हैं कि इन एन इनइलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर चारों में से कौन सी बात सही है। और यहां देखिए क्या लिखा हो, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम है, और यहां सिर्फ एनर्जी वर्ड यूज किया गया है, काइनेटिक या पोटेंशियल या मैकेनिकल ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो यहां पर आपको एनर्जी का मतलब क्या लेना है, एनर्जी का मतलब कि टोटल एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी की बात, इन जनरल एनर्जी की बात हो रही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है। तो आपको पता है इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोई भी कोलिजन हो जाए उसमें लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होते, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, है ना। हाँ, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और साथ में काइनेटिक एनर्जी ये सब कंजर्व रहेगा। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, लेकिन जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो कंजर्व नहीं रहेगा। तो इनइलास्टिक कोलिजन में आपको ये बताना है कि टोटल एनर्जी के बारे में और मोमेंटम के बारे में। तो ये तो सबके लिए ही कंजर्व होता है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। तो मोमेंटम इज कंजर्व बट एनर्जी इज नॉट कंजर्व, गलत बात है। कोई भी कोलिजन हो एनर्जी कंजर्व होती है। मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, ऐसा भी नहीं है, हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। नाइदर मोमेंटम, ये तो दोनों को मना कर रहे हैं। बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बात यहां टोटल एनर्जी की हो रही है, न कि काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की बात होती तो हाँ, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात यहां पर इन जनरल एनर्जी की हो रही है, टोटल एनर्जी की हो रही है। तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में भले ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ना। तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहां पर इलास्टिक का भी पूछते तब भी यही आंसर करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इफ ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द कंडीशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। अभी अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के लिए या कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 0 होती है, और बाकी सभी कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ, ये परफेक्टली इलास्टिक का केस हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट विल बी द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू अ रिजिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल ए। बहुत ध्यान से देखिएगा, और बहुत फेमस टाइप का ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है कि एक रिजिड स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल ए है, उसका आपको बताना है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। दो तरह का क्रॉस सेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, एक है आपका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और एक है आपका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। सवाल में अगर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। अगर डिफरेंशियल का केस होगा तो डिफरेंशियल मेंशन किया जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो एक इफेक्टिव एरिया होता है जो कि स्कैटरर का, जो कि ये बताता है कि किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल के स्कैटर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। किसी टारगेट के ऊपर जब हम बीम्स को, पार्टिकल्स को इंसिडेंट करते हैं तो उसके स्कैटर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो हम फाइंड आउट करते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से, इफेक्टिव एरिया से। ठीक है, दो तरह के क्रॉस सेक्शन की बात करें। पहला आप देख लीजिए, जब हम बात कर रहे थे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, तो इसमें हमने लिखा हुआ था n/i0। डिफिनीशन भी रिकॉल करते चलिए, अभी सवाल आगे मिलेगा। यहां n क्या है, n इज द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल,
टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यहां ऊपर क्या लिखा था, सिर्फ पर यूनिट टाइम स्कैटर्ड पार्टिकल का, और यहां क्या है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर जितने पार्टिकल आते हैं गिरते हैं उनके इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट एरिया। इनको हम बोलते हैं टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और ये जो अपान वाली वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में जो आके गिरते हैं, इसको हम इंसिडेंट इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट इंटेंसिटी है, इसको हम आई नॉट बोल रहे हैं, और ये है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितने भी पार्टिकल स्कैटर्ड हुए ये उनकी संख्या है, और किस दिशा में कितने एंगल से स्कैटर्ड हुए, कितने भी एंगल पर किसी भी डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड हुए, वो सारे स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम में जो होंगे वो लिखे जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे क्या, टोटल क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, या सिग्मा टी बोल देते हैं कई बार। ठीक है। और रही बात डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक चीज चेंज होता है, और वो क्या था, अगर आपको याद हो, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में सब कुछ बिल्कुल सेम था। सिर्फ एक डिफरेंस यहां पर आएगा कि ये जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल आपने पूरे ऑल डायरेक्शन के लिए थे, वो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर जितने पास हो रहे थे स्कैटर्ड होकर के, अगर वो लेते हैं तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। यानी सारी बातें एज इट इज होंगी, सिर्फ यहां पर आपको इसी में आगे जोड़ना होगा क्या, पर यूनिट सॉलिड एंगल, यानी डी ओमेगा से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या, सिग्मा ओमेगा। सिग्मा ओमेगा का मतलब डी सिग्मा, ये वाला जो डी सिग्मा है दैट इज डिवाइडेड बाय डी ओमेगा। ठीक है ना। टोटल क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय ये सॉलिड एंगल, अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो टोटल क्रॉस सेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल अगर आप निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा, और यहां ब्रैकेट में लिख दिया जाता है ओमेगा। ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये डिफिनीशन इसकी हो गई। फिलहाल हम सवाल के ऊपर आते हैं, और आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये सवाल आप एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। यहां पर मान लीजिए आपका है स्कैटरिंग सेंटर, मतलब ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस से पास होने वाला ये हमने ले लिया एक्सिस, और हमने पार्टिकल को ऐसे इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट पार्टिकल है, और इसका जो रेडियस हमने लिया है इस स्फीरिकल, उसका ये रेडियस हमने ले लिया है स्मॉल ए। और ये जो पार्टिकल आपने इंसिडेंट किया है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये हमारा स्कैटरिंग सेंटर है। तो स्कैटरिंग सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाली एक लाइन पास करेंगे हम, जो कि एक तरह से नॉर्मल का काम करेगी, और यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होगा। और इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल जाएगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से वापस भी जाएगा, जितने से आएगा उतने से ही वापस जाएगा। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये गिर रहा है उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए वापस भी जाएगा। ठीक है। और देखिए ये इंसिडेंट रे का आपका डायरेक्शन था, इस रे को ऐसे पास होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाकर के इधर बेंड हो गई, तो जितने एंगल से बेंड हो गई वो आपका स्कैटरिंग एंगल होगा, और इस स्कैटरिंग एंगल को हम लोग थीटा से यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा से। ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम होगा, इसको हम अल्फा और इसको हम अल्फा बोल देते हैं। और ये स्कैटरिंग जो सेंटर है आपका उसमें और इंसिडेंट रे के बीच की इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये हुआ आपका इंपैक्ट पैरामीटर, ये हुआ आपका स्कैटरिंग एंगल। ठीक है। और देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इंसिडेंट रे और ये स्कैटर्ड रे, इस साइड का एंगल थीटा, यहां पर एंगल अल्फा, यहां पर एंगल अल्फा। अगर हम ये पूरा जोड़ दें तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। यहां से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2, दैट इज पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अल्फा हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम यहां से पी निकालना चाहते हैं, ये पी इंपैक्ट पैरामीटर पी। और अगर ये पी है तो इसका मतलब फिर ये भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ये अगर रेडियस ए है तो ये भी रेडियस ए हो जाएगा, है ना। और देखिए ये दो पैरेलल लाइन को ये आपकी जो स्लैंटिंग लाइन है ये कट कर रही है,
तो करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। और यहां इस ट्रायंगल के अंदर हम यूज कर सकते हैं साइन अल्फा का फार्मूला। ध्यान से देखिए, साइन अल्फा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और ये जो परपेंडिकुलर है वो इंपैक्ट पैरामीटर है, जो हाइपोटेन्यूज से जो कर्ण है वो आपका क्या है, इसका स्फीयर का रेडियस ए है। तो यहां से हमें इंपैक्ट पैरामीटर P इक्वल टू मिल जाएगा ए साइन अल्फा, और अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे क्या, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, और साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा बोलते हैं, तो ये ए कॉस बन जाएगा, तो ये ए कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर हमने क्यों निकाला, हमें तो कुछ और निकालना है। तो देखिए आपके पास एक रिलेशन है कि इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज इक्वल टू माइनस में पी अपान साइन थीटा और डी पी अपान डी थीटा। ये फार्मूला कल हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और इंपैक्ट पैरामीटर के बीच का। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने इंपैक्ट पैरामीटर निकाला है इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू स्कैटरिंग एंगल थीटा डिफरेंशिएट करना होगा, डी पी अपान डी थीटा निकालना होगा। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस में ए फिर साइन और थीटा बाई टू का क्या हो जाएगा 1/2, तो माइनस में ए बाई टू और साइन थीटा बाई टू, ये आ जाएगा आपका डी पी अपान डी थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करिए, कितना, माइनस में पी, और पी की जगह पर कितना, ये पी की वैल्यू कितनी, ए कॉस थीटा बाई टू, ए कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन थीटा और इंटू डी पी अपान डी थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस में ए बाई टू साइन थीटा बाई टू। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, a इंटू ए किया तो ए स्क्वायर हुआ, अपान में 2 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हुआ ए स्क्वायर अपान में 2, और ऊपर मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, और देखिए अपान में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा को आप साइन 2 थीटा के फार्मूले से ओपन करिए तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला हाफ हो जाता है यहाँ पर। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए साइन थीटा बाई 2 ये कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 ये कैंसिल, ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान 4 आ गया। पहला आंसर आपको मिल गया। अब इसको याद भी कर लीजिए, एग्जाम में यही सेम तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहां जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है यहीं पर लिख दिया जाएगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और आपका आंसर बदल जाएगा। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा हमने निकाला कितना, रेडियस का स्क्वायर और अपान में 4, ये पहला आंसर आपका पूरा हो गया। ठीक है, और जब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपने निकाल लिया तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने का तरीका तो आपको पता ही है कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये डी ओमेगा, ये डी सिग्मा अपान डी ओमेगा, ये जो सिग्मा थीटा है ना वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली आपका यही है डी सिग्मा अपान में डी ओमेगा। जब ओमेगा से डिवाइड करते हैं तभी तो डिफरेंशियल वाला केस आया था, टोटल को जब ओमेगा से डिवाइड करते हैं तभी डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आता है। तो इस तरीके का भी सिंबल यूज होता है, और इसका मतलब होता है यहाँ पर ये। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का डी ओमेगा के साथ इंटीग्रेशन, मतलब टोटल जो सॉलिड एंगल है उससे कितने पार्टिकल पास हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, वो चीज हम निकालेंगे तो वो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। और डी सिग्मा अपान डी ओमेगा की ये वैल्यू को यहाँ पर रख लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये ए स्क्वायर अपान में 4 और ये डी ओमेगा, ए स्क्वायर अपान में 4 बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और आप बताइए कि पूरे स्फीरिकल बॉडी के लिए जब आप इंटीग्रेशन डी ओमेगा करेंगे, इंटीग्रेशन डी ओमेगा मतलब पूरे इस स्फीरिकल सरफेस के लिए सॉलिड एंगल, है ना, पूरे इसका सॉलिड एंगल, तो आपको पता ही है कि पूरे इसका सॉलिड एंगल अगर आप निकालें, सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर। आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे डी ओमेगा को तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन डी एरिया हो जाएगा और अपान में आर स्क्वायर, और पूरे स्फीयर का अगर आप एरिया लिखें तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर और अपान में हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्टे रेडियन आता है। आपको पता होगा कि सर्किल के टोटल एंगल को अगर हम निकालते हैं तो उसको इंटीग्रेट करने पर वो 2 पाई आता है, और स्फीयर के केस में जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा सॉलिड एंगल 4 पाई स्टे रेडियन आता है। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा 4 पाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपान 4 इंटू में 4 पाई और 4 से 4 कैंसिल, दैट इज पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा टी इक्वल टू हो गया पाई ए स्क्वायर। ये दोनों आंसर को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि ए रेडियस वाले स्फीयर के केस में
डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 और टोटल क्रॉस सेक्शन इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बोला गया था, दैट मीन्स ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पूछ रहे थे। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं बार बार कि जो थियरी में कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं, जो फार्मूले और जो जो पॉइंट उसके साथ हमने बोले हैं, आप सिर्फ उसको अच्छे तरीके से कवर करके देखिए। 90% जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्हीं में से सॉल्व हो जाएगा जो थियरी में हम बातें आपको बार बार बोलते रहते हैं। मतलब क्वेश्चन में जो भी चीज़ होने वाला है, जो भी चीज़ प्रॉब्लम आने वाली है, वो थियरी में हम उसको ऑलरेडी आपको मेंशन करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस को पहले ही रेडी कर लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं कि हाँ ये तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने मिल सकती, तो फिर हम उसके पहले थियरी पढ़ाते हैं आपको, फिर वो पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम में ये इशूज आती हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। जैसे ये रिलेशन वहां पर हमने आपको बताया था कि आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना चाहिए। ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में आपका है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है ना, इसको सिंबल है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच का ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब पता होना चाहिए, और जो वहां नहीं पता होगा, जो वहां नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u कोलाइड्स इलास्टिकली विथ another body at rest having mass m. If the body of mass m moves with velocity v, then the velocity of body of mass small m after the impact is. ठीक है, करते हैं इसको भी सॉल्व। इसमें देखिए एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चल रहा है, ये जा करके एक इलास्टिक कोलिजन करता है, प्रत्यास्थ संघट करता है एक ऐसी बॉडी के साथ जो कि रेस्ट में है, जो कि रुकी हुई है, और उसका टोटल मास क्या है, कैपिटल M है, टोटल मास कैपिटल M है। आगे करें कि इफ द बॉडी ऑफ मास कैपिटल M मूव्स विथ वेलोसिटी v, मतलब जब ये आपका स्मॉल मास वाला ऑब्जेक्ट इस रुके हुए कैपिटल मास वाले ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है, तो ये चलने लगता है v वेलोसिटी से। तो करें कि देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ M आफ्टर द इम्पैक्ट इज, यानी सिचुएशन कुल मिला के क्या है, ये है कि एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से चल रहा है, एक कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ था, उससे जाके टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, ये जो कैपिटल मास वाला आपका ऑब्जेक्ट है m, ये आपका किसी v वेलोसिटी से चलने लगता है। तो आपको ये बताना है कि ये छोटा वाला जो मास था वो जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा, अगर उसको v डैश बोल दें तो वो v की वैल्यू आपको बतानी, और कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है, ये बात आपको बताएगी। ठीक है, अच्छा जब तक एक बात और ध्यान रखिए, जब तक सवाल में आपको ये न बोला जाए कि जो बॉडी टकराई थी वो टकरा करके वापस आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जब तक ये सब बातें ना बोली जाएं, तब तक हर एक पार्टिकल बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है, और ये न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा, थियरी से नहीं होगा। कि जब तक आपसे ये ना बोला जाए कि ये वाला पार्टिकल अपोजिट जा रहा है, तब तक इन सब को एक डायरेक्शन में ही लेके चलना है, और एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही सारे फार्मूले आपके, जो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है, ये जो भी फार्मूले हैं उन सब में डायरेक्शन सबको सेम लेकर के ही वो फार्मूला आपका बनाया गया है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक केस बोलता है, जैसे पीछे एक सवाल में अपोजिट बोल रहा था, तो अपोजिट बोला तो हमने उसको निगेटिव किया इधर करने के लिए, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो ऑलरेडी इधर जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग मास इनटू वेलोसिटी, शुरुआत में इसका और ये इसका लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, फिर इसका मास स्मॉल m और वेलोसिटी v डैश प्लस उसका मास कैपिटल M और वेलोसिटी v। ठीक है, यहां से आपने देखा कि ये स्मॉल m कैपिटल M इन सब के बीच का एक रिलेशन बन गया, स्मॉल m स्मॉल u स्मॉल m v डैश प्लस कैपिटल M v, इसको आप मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर 1। और आप ध्यान रखिएगा, आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना v डैश, आपको ये v डैश निकालना है। और आप अपने ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में इस वाले बॉडी का भी वेलोसिटी दिया हुआ है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर नहीं भी दिया हुआ है, तो ये बात आपको देखनी है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, आपने ये यूज कर लिया, इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू आपको पता ही है, ये होता है आपका v2 माइनस v1 और अपान में u1 माइनस u2। यहाँ पर v2 का मतलब क्या है, v2 का मतलब है v, और माइनस में v1 का मतलब क्या है, v1 का मतलब है ये v डैश, और अपान में u1 का मतलब है u, और u डैश का मतलब है 0। इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा u इज इक्वल टू v माइनस में v डैश। ठीक है, हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इस v की वैल्यू को
वी डैश के टर्म में निकाल लेते हैं, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू प्लस में वी डैश, है ना। और ये जो वी की वैल्यू आई है, इस वी की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो देखिए हमें यहाँ पर वी डैश और यहाँ पर भी वी डैश है, तो हमारा पूरा इक्वेशन वी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वही सॉल्व करके हमें वी डैश मिल जाएगा, है ना। हमें वी डैश ही निकालना था, तो हमने यही किया, हमें इसको हटाना पड़ेगा, वी डैश के टर्म में इस पूरे इक्वेशन को लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस v की जगह पर u प्लस वी डैश यहाँ पर रख दिया। तो जैसे ही हमने रख दिया तो हमें क्या मिलेगा, एम यू इज इक्वल टू एम, और ये वी डैश ही तो कैलकुलेट करना है, प्लस कैपिटल एम, और इस v की जगह पर बड़े वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की जगह पर लिखेंगे u और प्लस में वी डैश। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करिए। तो ये हुआ m, स्मॉल m है, ये स्मॉल m वी डैश प्लस यहाँ से कैपिटल M U और प्लस कैपिटल M V डैश इज इक्वल टू स्मॉल m और u। हमें निकालना है v डैश, तो v डैश वाले टर्म को एक साथ करके कॉमन करना पड़ेगा। तो हम पहले लिख देते हैं कैपिटल M स्मॉल u, और इसमें से v डैश को कॉमन ले लीजिए, तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा यहाँ से स्मॉल m और यहाँ से कैपिटल M, तो स्मॉल m प्लस में कैपिटल M, और ये पूरा टर्म बराबर है m इंटू यू, स्मॉल m इंटू यू के बराबर। तो ये जो कैपिटल M इंटू यू है, अगर हम इसको इधर ले आएँ और u को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा स्मॉल m माइनस में कैपिटल M। देखिए क्या मिलेगा, अगर हम इस पूरे पार्ट को इधर ला करके इसके साथ माइनस कर दें, u को कॉमन ले लें, तो स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू में u, स्मॉल m माइनस में कैपिटल M इंटू में u इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचेगा, ये बचेगा v डैश और इंटू स्मॉल m प्लस में कैपिटल M। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये पूरा आके इधर डिवाइड करेगा, अपान में चला आएगा क्या, स्मॉल m प्लस में कैपिटल M, और इसको हमने यहाँ से हटा दिया। और आप देख लीजिए आपको मिल गया इस वाले पार्टिकल की कोलिजन के बाद वेलोसिटी, दोनों मासेस का डिफरेंस और अपान में दोनों का सम इंटू में क्या, स्मॉल u इज इक्वल टू वी डैश। तो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, स्मॉल m माइनस कैपिटल M और अपान में स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इंटू स्मॉल u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ हैविंग मास स्मॉल m। स्मॉल m मास रखने वाली बॉडी की वेलोसिटी आपको मिल गई। क्वेश्चन नंबर 21, अब डिफिनीशन मिलेगा। आप देखिए 1 लाइन का ये आंसर है। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर b इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर सपोज ये कोई न्यूक्लियस है या स्कैटरर है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से पास होने वाले ये एक्सिस हो गया आपका, और आप जब कोई पार्टिकल को इस पे इंसिडेंट करते हैं तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर b बोलते हैं, है ना। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा, आप देखिए ये यहाँ से जाएगा तो ऐसे हो सकता है स्कैटर्ड हो जाए, इंसिडेंट रे से इतना डेविएट हो जाए। इसको और ज़्यादा ऊपर से आप भेजेंगे तो हो सकता है इससे कम डेविएट हो, क्योंकि इसका इफेक्ट अब कम हो जाएगा तो कम डेविएट होगा। और ज़्यादा ऊपर से भेजेंगे तो और कम डेविएट होगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ऊपर से भेजेंगे, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाए या बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, तो ऐसे में ये सीधे निकल जाएगा, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ उल्टा है, यहाँ बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको b या p से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 है, और इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब आप पार्टिकल को, इंसिडेंट पार्टिकल को इसी स्कैटरिंग सेंटर के इसी एक्सिस के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊपर होता तो इम्पैक्ट पैरामीटर की ये वैल्यू आती, बट आप पार्टिकल को यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, इसी के ऊपर से डाल रहे हैं, बिल्कुल इसी एक्सिस के ऊपर। तो इस एक्सिस और उस पार्टिकल के रास्ते में कोई गैप ही नहीं, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। तो अगर आप पार्टिकल को बिल्कुल स्कैटरिंग सेंटर पर डालेंगे तो आपको पता है ना, यहाँ बिल्कुल सीधे जाएगा तो बिल्कुल ऐसे लौटेगा, और बिल्कुल यानी इंसिडेंट रे ये है और स्कैटर्ड रे ये है, जाने का डायरेक्शन ये है और स्कैटरिंग का डायरेक्शन ये है, और जाने वाले डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन और स्कैटरिंग डायरेक्शन के बीच के एंगल को स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये इधर और इधर के बीच का टोटल एंगल लें तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये कॉमन सेंस यूज करके। दूसरा तरीका, आप सीधे सीधे, आपको हमने फार्मूला बताया इम्पैक्ट पैरामीटर p या फिर b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z डैश ई स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, और यहाँ पर आता है कॉट थीटा बाई 2। एक ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला, और दूसरा हमने आपको फार्मूला किसका बताया था, दूसरा फार्मूला आपका था ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू क्या था 1/4, और यहाँ ब्रैकेट में था फिर से वही एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z डैश ई स्क्वायर और अपान में 2 टाइम्स ऑफ e
इसका होल पावर 2 और यहाँ कोसेक पावर 4 थीटा बाई 2। ये दोनों जनरल फार्मूले थे आपके स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए। अगर इंसिडेंट पार्टिकल का नाम या नेचर पता है तो आप उसका ये z डैश जो एटॉमिक नंबर z डैश है वो आप यहां पर और यहां पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में रदरफोर्ड के केस में हम अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करते हैं, तो हम ऐसे केस में इस फार्मूले को जैसे ही अल्फा की बात करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, z डैश अल्फा पार्टिकल के लिए एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इंपैक्ट पैरामीटर इन केस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये z ई स्क्वायर और अपान में e काइनेटिक एनर्जी और ये कॉट थीटा बाई 2, ये हो जाएगा स्पेशली अल्फा पार्टिकल के केस में। और ये जनरल फार्मूला। यहां पर आपको इंपैक्ट पैरामीटर को 0 रखना है, जैसे ही आप इसको 0 रखेंगे ये पूरा पार्ट इधर आके 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। और आपको पता है कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा कॉट 90। तो कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट 90, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90, यहाँ से सॉल्व करेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका बहुत ही स्पेशल फार्मूला है आपके इस 2 क्लासेस का, देखा जाए तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और आपका इंपैक्ट पैरामीटर, और इनके बीच का रिलेशन भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस पर यूनिट टाइम फॉर यूनिट इंसिडेंट इंटेंसिटी इज कॉल्ड। अभी पीछे हमने पढ़ा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की डिफिनीशन, दैट इज n अपान में आई नॉट। ये हमने बोला कि सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई ये है इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो अगर सभी डायरेक्शन की हम यहां पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल की बात करेंगे सभी डायरेक्शंस के लिए, तो ये होगा आपका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और अगर सभी डायरेक्शन की बजाय पर्टिकुलर एंगल पर, सॉलिड एंगल पर हम बात करें, पर यूनिट सॉलिड एंगल पर, यानी इसी n को डिवाइड कर दें डी ओमेगा से और फिर ये आई नॉट आपका रहे, ऐसे केस में ये आपका हो जाता है क्या, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहां पर सभी डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, टोटल क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर ऑल डायरेक्शन की बजाय स्पेसिफिक डायरेक्शन की बोलते या पर यूनिट सॉलिड एंगल पर बोलते तो फिर ये आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये बात आपको डिफिनीशन में हमने कई बार बता दिया, वहां से आप इसको रिवाइज करेंगे। 23 में कह रहे हैं कि इफ द पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय अ स्कैटरिंग सेंटर, अगर मान लीजिए ये स्कैटरर है, उसका सेंटर है, और आपने पार्टिकल को ऐसा भेजा कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जैसे ये आपने भेजा, ये डिफ्लेक्ट हो सकता था लेकिन ये नहीं हुआ, ये ऐसे चला गया। आगे कह रहे हैं इट विल मिस द स्कैटरिंग सेंटर बाई सम डिस्टेंस। अगर पार्टिकल आपका डिफ्लेक्ट ना हो तो ये इस स्कैटरिंग सेंटर को कितने डिस्टेंस से मिस कर रहा है, इतने डिस्टेंस से मिस कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसी डिस्टेंस को तो हम बोलते थे इंपैक्ट पैरामीटर। आप चाहे इस स्कैटरिंग सेंटर के पहले आप देख लीजिए, और अगर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आगे भी वही सेम डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, डिफ्लेक्ट हो जाता तो फिर ये इधर चला जाता, तो यही वाली डिस्टेंस तो यहाँ भी मिलेगी, इसी को तो बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर कोई पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाता है तो जितनी डिस्टेंस से वो इस सेंटर को मिस करता है वही डिस्टेंस होता है इंपैक्ट पैरामीटर, उसी का फार्मूला पीछे आपने अभी देखा था। ठीक है, 24, सिग्मा ओमेगा इज कॉल्ड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, इट इज डायमेंशनलेस, इट हैज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, इट हैज डायमेंशन ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम, इट हैज डायमेंशन ऑफ एरिया। चलिए बताइए इसका आंसर सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो आपको हमने बताया था ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, डिफरेंशियल हो चाहे टोटल हो, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये इफेक्टिव स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इफेक्टिव एरिया बताता है स्कैटरिंग सेंटर का, या जो टारगेट न्यूक्लियस होता है उसका इफेक्टिव एरिया बताता है, एग्जैक्टली फिजिकल एरिया नहीं, इफेक्टिव एरिया बताता है जिससे भी जाने वाला पार्टिकल स्कैटर्ड होता है। और ये इफेक्टिव एरिया जिसको हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, ये पार्टिकल की स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी को बताता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके लिए यूनिट हमने आपको बताया था 1 बार्न होता है, बार्न यूज होता है, ये 10 पावर कुछ माइनस कितना होता है 28 मीटर स्क्वायर, ये ना 10 टू पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है एरिया का डायमेंशन देता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25, व्हेन अ बीम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ
माइक्रो पार्टिकल, जब छोटे छोटे ढेर सारे पार्टिकल इज मेड टू इंसिडेंट ऑन द टारगेट पार्टिकल, अगर इसको टारगेट पार्टिकल के ऊपर इन सभी छोटे छोटे पार्टिकल को भेजा जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन इज एक्सप्रेस्ड। तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल के स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल इंटरसेक्शन और डिफरेंशियल इम्पैक्ट। तो आप देख लीजिए, किसी भी टारगेट के ऊपर हम ढेर सारे पार्टिकल्स को इंसिडेंट करते हैं, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल के अंदर कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए पर यूनिट टाइम में, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं क्या? इसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। जब सभी डायरेक्शन की बात होती है तो वो टोटल क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ स्पेसिफिक कुछ डायरेक्शन के लिए स्कैटर्ड पार्टिकल है, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब डिफिनीशन के पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 26, अ बॉडी ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग इन अ सर्किल। बहुत ही स्पेशल सवाल है, ये ध्यान से देखिएगा आप। इसमें कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रीपेटल फोर्स F इक्वल टू माइनस k अपॉन r स्क्वायर, वेयर k इज ए कांस्टेंट, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। चलिए, सेंट्रीपेटल फोर्स का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब कि वो फोर्स जिसका डायरेक्शन एक पॉइंट की ओर, उस पॉइंट का नाम है सेंटर। एक पॉइंट की ओर जो फोर्स लग रहा है यहां पर सर्कुलर पाथ में, इसी फोर्स को हम बोल रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये फोर्स इस पॉइंट का, यहां से जहां पर जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। और ये प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल फोर्स की। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द पॉइंट या अवे फ्रॉम द पॉइंट हमेशा डायरेक्टेड होता है, दिशा होती है, और ये हमेशा उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक्चुअली जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, जो कि एक सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, और इसका ये जो फोर्स की वैल्यू है वो डिस्टेंस r पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये एक सेंट्रल फोर्स है। ये क्या है? सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स अगर ये है तो कंजर्वेटिव भी नेचर में होगा, है ना। और सेंट्रल फोर्स है तो आपको पता है कि कंजर्वेटिव होगा, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज डिफाइन होती है। इसका मतलब एक तो ये घूम रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी बात ये नेचर में कंजर्वेटिव है तो इसका कुछ अपना पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, तो सवाल में कह रहे हैं कि आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये जो बॉडी घूम रही है इसकी टोटल एनर्जी का मतलब क्या? टोटल एनर्जी का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। ठीक है, और फोर्स की अगर हम बात करें तो ये है k अपान में r स्क्वायर। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए था, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो k अपान r स्क्वायर। ये माइनस इसलिए आया था क्योंकि फोर्स था सेंटर की तरफ, और ये जो r का डायरेक्शन था यहाँ पर, ये डायरेक्शन था आपका इस तरफ, ये इधर से इधर की तरफ, ये वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r है ना। तो ये r उधर की तरफ, f इधर की तरफ था, इस वजह से माइनस आया था। न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका k अपान r स्क्वायर इज इक्वल टू f, और फोर्स को हम लिख दें, सेंट्रीपेटल फोर्स को लिखेंगे क्या? mv स्क्वायर अपान में r इज इक्वल टू k अपान में r स्क्वायर। r को एक r से एक r को कैंसिल कर लीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k/2 r, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी k का एक्सप्रेशन। और वैसे भी आप देख लीजिए, अगर माइनस लेके आप चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव मिलेगी, और आपको ये बात पता होनी चाहिए किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी किसी भी केस में निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि मास वेलोसिटी का स्क्वायर, और मास निगेटिव होता नहीं, अगर ये होगा भी तो इसका स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया, और अब निकालना है आपको पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है आपको, जिस केस में यहाँ पर पार्टिकल है पोजीशन r पर, तो उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास एक्सप्रेशन है माइनस में इन्फिनिटी टू r, ये सब पीछे की क्लास में डिस्कस हुआ, f डॉट डी आर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और f की जगह पर लिखेंगे क्या? ये हो जाएगा अब यहाँ पर लिख लेंगे k अपान r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या? डी आर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और k को निकाल लेंगे बाहर, और आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा r पावर -2 डी आर। और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना आएगा इंटीग्रेशन करने पर? -2 + 1 अपान -2 + 1, यानी कि r पावर -1 अपान -1, यानी -1 अपान क्या हो जाएगा? r। कुल मिला के आपको मिलेगा माइनस में k अपान r, क्योंकि लिमिट आप रखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r,
तो अपर लिमिट रखेंगे तो यही आएगा और लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा। माइनस के बाई आर मिल गया पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये देखिए के अपान 2r और प्लस में माइनस में के अपान आर। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 2r हो जाता और यहाँ -2k हो जाता। -2k और प्लस के मिला करके हो जाएगा माइनस में k और अपान में आ जाएगा 2r। दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रॉकेट का केस दिया हुआ है, स्टार्ट होता है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की 0 है, और विथ एन इनिशियल मास m0 एंड रीचेज अ फाइनल वेलोसिटी vf। फाइनल वेलोसिटी जो है जिसको v बोलते थे वो vf है। एट बर्नआउट व्हेन इट्स मास इज mf, यानी फाइनल मास mf है, इनिशियल मास m0 है। रेशियो ऑफ mf अपान m0, फाइनल मास और इनिशियल मास का रेशियो आपको बताना है, और जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी होती है उसके लिए सिंबल यूज करना है v रिलेटिव, है ना। एग्जॉस्ट वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी भी यहाँ पर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको पता है कि ये रॉकेट के केस में, रॉकेट जो कि एक वेरिएबल मास सिस्टम होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर आधारित होता है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला था क्या, इसके लिए हमारे पास फार्मूला था, अगर हम इसके मास वगैरह के टर्म में देखें तो ये है आपका फार्मूला था v इज इक्वल टू v0 प्लस v एग्जॉस्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट में सॉरी लॉग बेस e, और यहाँ पर m अपान में m0, ठीक है ना, m अपान में m0। इसको आपको चेक करना होगा कि ये m अपान m0 होता है कि m0 अपान m होता है। ये यहाँ पर होता है ना m0 अपान में m, इनिशियल मास अपान में फाइनल मास, और यहाँ माइनस में होता है g इंटू टी। ये फार्मूला था आपका, है ना, रॉकेट के केस में ये फार्मूला था आपके पास। लेकिन यहाँ पर देखिए जब सवाल में आपको ये बोल रहा है कि कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ काम कर रहा है, तो ऐसे में आपको इस वाले फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को इग्नोर करना होगा, ये 0 हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी को भी आपको 0 करना होगा। और तीसरी बात ये है कि आपको जो सिंबल यूज करना है फाइनल वेलोसिटी के लिए वो vf यूज करना है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी के लिए v रिलेटिव यूज करना है, और लॉग यहाँ देखिए बेस e, और यहाँ पर आपको m0 अपान m, यानी m0 इनिशियल मास और जो फाइनल मास है उसको mf बोलना है, और आपको कैलकुलेट जो करना है वो है mf अपान में mo, mf अपान में mo आपको निकालना है। तो आप जब इसको इधर ले आइएगा तो v फाइनल और अपान में v रिलेटिव इज इक्वल टू लॉग बेस e, और यहाँ m0 अपान में mf मिल रहा है। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे, आपको पता ही है कि इसको रिवर्स करने पर एक पावर जो आएगा माइनस वाला पावर वो सामने आ जाएगा, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं माइनस में लॉग बेस e, और यहाँ m फाइनल और अपान में क्या m0। और एक फार्मूला आपको ये पता ही होगा कि लॉग बेस, अगर यहाँ e लिखा है और यहाँ e पावर x है तो इसकी वैल्यू x होती है। लॉग बेस e पावर x इक्वल टू x होता है। इसी तरीके से हम चाहें तो अगर ये x की जगह पर ये वैल्यू है तो हम इसको लॉग के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे लॉग बेस e, और e के पावर में ये पूरा टर्म दैट इज vf और अपान में v क्या रिलेटिव। और अब आप इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए दोनों को। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, या तो एक काम करिए पहले, एक सेकेंड, उससे पहले ना आप इस माइनस को इधर ले आइएगा, उससे पहले आप इस माइनस को इधर ले, इसको हम पहले मिटा रहे हैं। आप देखिए यहाँ जो माइनस आया है अगर हम यहाँ से हटाएं प्लस करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और अब आप इस चीज़ को लिखिए ऐसे ऐसे लॉग, ठीक है, लॉग और e, और यहाँ e पावर हो जाएगा ये पूरा टर्म माइनस में vf और अपान में v रिलेटिव, ठीक है। अब आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को तो आपको मिलेगा फाइनल मास अपान इनिशियल मास इज इक्वल टू e पावर माइनस में ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट अपान में वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट या रिलेटिव वेलोसिटी। ये आंसर आएगा आपका जो कि सवाल में रेशियो पूछ रहे थे। mf अपान में m0 इज इक्वल टू e पावर माइनस v फाइनल अपान में v रिलेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज। इसको पिछली क्लास में थियरी के साथ हमने पढ़ा था कि अगर सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और जो डायरेक्शन होता है वो उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर होता है ना। तो यानी F इक्वल टू ये एफ आर और ये आर कैप, ये होता है सेंट्रल फोर्स को लिखने का जनरल तरीका। और ये जो आपका सेंट्रल फोर्स है अगर आप देखें
हमने आपको पिछली क्लास में करके भी दिखाया था। इसका अगर हम टॉर्क निकालें, टाउ इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आर क्रॉस एफ की जगह पर हम लिखेंगे ये एफ सेंट्रल फोर्स एफ आर, और ये आर कैप एफ आर एज अ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का होगा, तो वेक्टर आर है, और ये जो आर कैप है हम उसको वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ आर बोल सकते हैं। इसका भी इससे कोई मतलब नहीं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो एफ आर अपान आर, और यहाँ हमें मिलेगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर, और ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 होता है, तो आर क्रॉस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। टाउ की वैल्यू 0 आ जाएगी। पहली बात तो टाउ मतलब टॉर्क, और टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ जैसे फोर्स का लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है, बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट, उसी के एनालॉगस फोर्स की जगह पर रोटेशन मोशन में टॉर्क आता है, और लीनियर मोमेंटम की जगह पर रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम आता है। यहाँ हम dl अपान dt या dj अपान dt बोल सकते हैं। और बात अगर हम सेंट्रल फोर्स की करें तो सेंट्रल फोर्स के केस में टॉर्क होता है 0। जैसे ही टॉर्क को आप रखेंगे 0 तो dj अपान dt इक्वल टू 0 होगा, यानी j का टाइम के साथ डेरिवेटिव 0 आ रहा है। मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या कंजर्व है, तो आप यहां बोलेंगे दैट इज j इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, यानी j1 इज इक्वल टू j2। J1 इज इक्वल टू J2 का मतलब आप बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या फिर आप इसको बोल सकते हैं M1 V1 R1 इज इक्वल टू M2 V2 R2। ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स बहुत ही स्पेशल है आपके लिए कि सेंट्रल फोर्स के केस में पहली बात तो टॉर्क जो होता है वो 0 होता है हमेशा, और टॉर्क के 0 होने की वजह से अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होल्ड करेगा। तो सेंट्रल फोर्स जहां भी काम करता है वहां पर कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होती है। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। चलिए अगला और लास्ट सवाल, क्योंकि 29 ही हमें करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन पीछे के ही टाइप के क्वेश्चंस में से एक है, आप उसको कर लीजिएगा। तो 29 नंबर ये क्वेश्चन लास्ट है जो हमें करना है। इसमें करें कि रॉकेट कंज्यूम्स 100 किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड एग्जॉस्टिंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, है ना। तो रॉकेट में आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, जिस थ्रस्ट की वजह से ये ऊपर बढ़ेगा, है ना। रॉकेट का आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करना है जिसकी वजह से ये ऊपर बढ़ेगा। ये नीचे की तरफ ये इस तरीके से काम करता है, और इसका वेट mg भी नीचे की तरफ काम करता है, फिर फाइनली ये ऊपर ऐसे जाता है। तो जो नेट फोर्स अगर आप देखें, नेट अपवर्ड फोर्स इसका जो फार्मूला है रॉकेट के केस में, नेट अपवर्ड फोर्स, तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू m dv बाई dt, ये रॉकेट का मास है और ये रॉकेट की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है माइनस में ये नीचे की एग्जॉस्ट वेलोसिटी स्मॉल v, और यहाँ पर होता है dm, या तो ऐसे आप लिख लीजिए, इसको ऐसे बोलते हैं v, और यहाँ पर होता है माइनस में dm अपान dt। यहाँ पर v का मतलब वही है v रिलेटिव या v एग्जॉस्ट, और माइनस में यहाँ पर mg भी होता है ना। माइनस में क्या होता है, mg भी होता है, बट अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए तो ये टर्म हो जाता है 0, तो आप यहाँ पर लिखते हैं, और यही जो फोर्स है इसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट। ये क्या है, ये आपका थ्रस्ट है। तो सवाल में अगर आपसे थ्रस्ट पूछा जा रहा है तो आप सिंपल सी बात है, आप ये चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए कि थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या, थ्रस्ट इज इक्वल टू ये हो जाएगा v रिलेटिव इंटू माइनस में dm अपान dt, माइनस में dm अपान dt मतलब पर यूनिट टाइम में कितना मास डिक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है वो हमें यहाँ लिखना है, और रिलेटिव वेलोसिटी या एग्जॉस्ट वेलोसिटी यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है एग्जॉस्ट वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर पहले तो माइनस हो जाएगा, और 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 5 किलोमीटर को 10 पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड हुआ, और dm अपान dt मतलब पर यूनिट टाइम में कितना मास चेंज हो रहा है। तो रॉकेट कंज्यूम्स 100 किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में इतना मास कंज्यूम हो रहा है, मतलब dm अपान dt की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 100 किलोग्राम, 100 मतलब 10 पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा। और बात है थ्रस्ट की, फोर्स की, तो ये आंसर आएगा न्यूटन में, तो माइनस में 5 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, कर लीजिएगा, और जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ हमने एक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको ये चेक करके बताना कि ये कंजर्वेटिव नेचर का है कि नॉन कंजर्वेटिव का। अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज़ डिफाइन नहीं होगी। अगर कंजर्वेटिव होगा, पहले तो कंफर्म करना होगा है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हो गया तो फिर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, जैसे फोर्स का फंक्शन दिया है वैसे पोटेंशियल एनर्जी का भी फंक्शन आपको निकालना है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपको निकालना। तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर हम दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गुड नाइट।